हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, यहाँ हम घटना चक्र बीपीएससी प्री के जो 1992 से 2022 तक जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर हुए हैं उन सभी को देख रहे हैं। इसमें हम हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, बिहार स्पेशल और फिजिक्स, साइंस में फिजिक्स कंप्लीट कर चुके हैं। हिस्ट्री की एक प्लेलिस्ट बन चुकी है, पॉलिटी भी प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, ज्योग्राफी भी है, बिहार भी है, जो कि बिहार स्पेशल करके एक प्लेलिस्ट बना रखी है, उसमें डाल रखी है। बिहार टीचिंग एग्जाम करके या टीचर एग्जाम करके प्लेलिस्ट है, उसमें पड़े हुए हैं ये सभी आपकी वीडियो। आप वहाँ जाकर इन सभी वीडियो को देख सकते हो, जो कि आपके आने वाले एग्जामों के लिए बहुत उपयोगी हैं। और साइंस की जो है वो साइंस करके प्लेलिस्ट बनाई गई है। साइंस आप ये नहीं है कि आप टीचिंग एग्जाम के लिए, हर एग्जाम के लिए आपके लिए ज़रूरी है ये साइंस। जिस भी एग्जाम में आपके में साइंस पूछी जाती है उस एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी भी क्लासेज हैं। तो दोस्तों, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, सब्सक्राइब नहीं करते हो आप चैनल को, बहुत गलत बात है। चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरा मनोबल तभी तो बढ़ेगा, तभी मैं नई नई वीडियो अच्छी से अच्छी आपको और डिटेल में समझा पाऊँगा चीज़ों को। जब आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा, मुझे अच्छा भी लगेगा, मेरा मन भी करेगा पढ़ाने का अच्छे तरीके से। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। आप वीडियो को शेयर नहीं कर रहे, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन रसायन विज्ञान का, फिजिक्स हम कंप्लीट कर चुके हैं। इसमें ये हमारी केमिस्ट्री रहेगी, जिसे रसायन विज्ञान कहते हैं। इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व नहीं है? तत्व कौन सा नहीं है? ऑप्शन ए धातु, ऑप्शन बी अधातु, ऑप्शन सी गैस या ऑप्शन डी उपधातु। ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो करेक्ट आंसर आप सभी को पता होगा, ऑप्शन सी गैस। गैस कोई भी तत्व नहीं है। तत्व में क्या क्या आते हैं? एक मेटल आता है जिसे धातु कहते हैं, नॉन मेटल अधातु, और मेटलॉइड जिसे उपधातु कहते हैं। मेटल कितने हैं टोटल? पीरियोडिक टेबल में मेटल हैं 91 और नॉन मेटल हैं 20, और मेटलॉइड कितने हैं? 7 या 6। 7 या 6 दोनों में से कोई भी ऑप्शन हो वो सही है। हाई स्कूल में 6 मानते हैं, 11th में 7 मानते हैं। कौन कौन से हैं धातु, अधातु और उपधातु जो बताया मैंने अभी? हाइड्रोजन, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, सेलेनियम, ब्रोमीन, आयोडीन, सभी अक्रिय गैसों को अधातुओं की श्रेणी में रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए रदरफोर्ड, ऑप्शन डी आइंस्टीन, ऑप्शन सी लावोजियर या ऑप्शन डी सीवी रमन। ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, लावोजियर को आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक तत्व में इलेक्ट्रॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या क्रम से 18 तथा 20 है। इस तत्व की द्रव्यमान संख्या क्या होगी? तो द्रव्यमान संख्या आप सभी को पता होगा, एटॉमिक मास जो बोलते हैं, जिसे एटॉमिक मास निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ये होता है एटॉमिक मास का फॉर्मूला हमारा। और एटॉमिक नंबर जिसे जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, एटॉमिक नंबर को जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जेड इक्वल होता है प्रोटॉन इजिकल टू इलेक्ट्रॉन, यानी जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे, और जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही एटॉमिक मास होगा, वही सेम। तो इसमें क्या दे रखा है हमें? इलेक्ट्रॉन दे रखा है 18 इलेक्ट्रॉन दे रखा है हमें 18। तो प्रोटॉन कितने हो जाएंगे? प्रोटॉन भी 18 हो जाएंगे इसमें, और इसका एटॉमिक नंबर भी 18 हो जाएगा। 18 नंबर का परमाणु होगा ये। प्रोटॉन 18 होंगे, इलेक्ट्रॉन भी 18 होंगे इसमें। और इसमें न्यूट्रॉन की संख्या कितनी दे रखी है? तो प्रोटॉन कितने हो गए? 18, और न्यूट्रॉन कितने दे रखे हैं? न्यूट्रॉन दे रखे हैं 20। 18 + 20 38। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर, 38 इसका एटॉमिक मास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक नाभिक की द्रव्यमान संख्या, वही रिपीटेड क्वेश्चन, द्रव्यमान संख्या किसे कहते हैं? न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या का योग होती है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्लूटोनियम न्यूक्लाइड 94 एटॉमिक नंबर है इसका, प्लूटोनियम ये है, और 242 जो है इसका एटॉमिक मास है। कि नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या होती है। तो न्यूट्रॉनों की संख्या कैसे निकालते हैं? अभी देखा था हमने, एटॉमिक मास जो होता है वो होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन क्या होते हैं? प्रोटॉन बराबर होता है तुम्हारा जेड एटॉमिक नंबर या इलेक्ट्रॉन। तो एटॉमिक नंबर कितना दे रखा है? 94।
प्रोटॉन की गैप है 94 रख देंगे हम, प्लस न्यूट्रॉन हमें पता नहीं है क्या है, एटॉमिक मास पता है हमें कितना है, एटॉमिक मास है इसका 242। न्यूट्रॉन हमें पता नहीं है, न्यूट्रॉनों की संख्या हमसे पूछी है, तो 242 में से 94 माइनस करने के बाद जो बचेगा वो न्यूट्रॉनों की संख्या हो जाएगा। करेक्ट आंसर 148, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक तत्व के समस्थानिक अलग अलग होते हैं, समस्थानिक अलग अलग होते हैं कैसे? ऑप्शन ए प्रोटॉनिक संख्या, ऑप्शन बी द्रव्यमान संख्या, ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉनिक संख्या, या ऑप्शन डी परमाणु संख्या में, या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो हमने अभी देखा है प्रोटॉनिक संख्या, प्रोटॉनों की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर परमाणु संख्या। तो प्रोटॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनिक संख्या, परमाणु संख्या, ये तीनों तो बराबर एक ही चीज़ होती है, एक ही बात होती है इनका। समस्थानिक अलग कैसे हो सकते हैं? वो द्रव्यमान संख्या से अलग हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेनेशन देखते हैं पहले इसका क्या दे रखा है। समान परमाणु संख्या वाले तत्व समस्थानिक कहलाते हैं। जिनके परमाणु संख्या समान होती है उन्हें समस्थानिक कहते हैं, और जिनके परमाणु संख्या समान होती है उनका इलेक्ट्रॉन संख्या समान होती है और उनके प्रोटॉन की संख्या समान होती है। अर्थात जिस तत्व की परमाणु संख्या समान, प्रोटॉन की संख्या समान होती है परंतु द्रव्यमान संख्या या परमाणु भार अलग अलग होता है वे समस्थानिक कहलाते हैं, तथा समान परमाणु भार वाले तत्व समभारिक कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फैराडे स्थिरांक, ऑप्शन ए इलेक्ट्रोलाइट की मात्रा पर निर्भर करता है, ऑप्शन बी इलेक्ट्रोलाइट में पारित विद्युत धारा पर निर्भर करता है, या ऑप्शन सी विलायक के आयतन पर निर्भर करता है जिसमें इलेक्ट्रोलाइट घोला गया है, या ऑप्शन डी सार्वभौमिक स्थिरांक है, या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फैराडे स्थिरांक जो है वो सार्वभौमिक स्थिरांक है, जिसका मान कितना होता है? वैल्यू होती है 96485 जूल प्रति मोल, जून पर मोल होती है, जून पर मोल 96,485 फैराडे स्थिरांक का मान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में किसका पीएच 7 है? पीएच 7 किसका होता है? शुद्ध पानी का, करेक्ट आंसर है, शुद्ध पानी का पीएच 7 होता है। उदासीन विलयन, उदासीन विलयन का भी 7 होता है। क्षारीय विलयन, क्षारीय विलयन का तो पीएच 7 से ज़्यादा होता है। अम्लीय विलयन, अम्लीय विलयन का पीएच 7 से कम होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, 1 से अधिक सही है। ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों सही हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस विलयन के पीएच का मान 7 से अधिक होता है? अभी होता है 7 से अधिक किसका होता है? ऑप्शन बी क्षारीय विलयन, अम्लीय विलयन 7 से कम। नेक्स्ट, पानी का पीएच मान है, पानी का पीएच मान क्या है? ऑप्शन बी 7, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, एक घोल का पीएच 3 से 6 बदलता है, H प्लस आयन की सांद्रता है। ऑप्शन ए 3 गुना बढ़ जाएगी, ऑप्शन बी 3 गुना कम हो जाएगी, ऑप्शन सी 10 गुना कम हो जाएगी, या ऑप्शन डी 10,000 गुना कम हो जाएगी। ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो आपको H प्लस आयन सांद्रता निकालनी आनी चाहिए इसके लिए, तभी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। तो देखते हैं H प्लस आयन सांद्रता कैसे निकालते हैं। H प्लस आयन सांद्रता निकालने के लिए फॉर्मूला होता है, जैसे पीएच बराबर फॉर्मूला होता है हमारा पीएच बराबर माइनस लॉग, लॉग के नीचे 10 होता है और फिर H प्लस आयन, ये फॉर्मूला होता है। तो इसमें हम H प्लस आयन निकालते हैं, तो H प्लस आयन बराबर क्या हो जाएगा? H प्लस आयन बराबर हो जाएगा हमारा, H प्लस आयन बराबर हो जाएगा 10 द पावर पीएच माइनस पीएच, माइनस यहाँ से वहाँ चला जाएगा, तो 10 द पावर माइनस पीएच, ये हो जाएगा हमारा H प्लस आयन बराबर। तो घोल का जो पीएच है वो 3 से 6 बदल रहा है। 3 से कितना हो रहा है? 6, 3 से 6 हो रहा है घोल, यानी कि चेंज इन पीएच बराबर कितना हो जाएगा? 6 माइनस 3 इज इक्वल टू 3। चेंज इन पीएच कितना आ रहा है? 3 हो रहा है चेंज इन पीएच। तो दोस्तों H प्लस आयन के लिए पीएच चेंज कितना हो रहा है? 3 आ रहा है निकल के। तो H प्लस आयन निकालना है, H प्लस आयन की सांद्रता बराबर क्या कर देंगे हम? H प्लस आयन सांद्रता बराबर 10 द पावर माइनस पीएच होता है, तो 10 द पावर माइनस पीएच माइनस कितना? 3, माइनस 3 हो जाएगा। 10 द पावर माइनस 3 का मतलब 1/111 यानी कि कितना कम हो जाएगा? 1000 गुना कम हो जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। समझ में आया दोस्तों कैसे किया हमने? समझ में आया? नहीं आया हो तो रिपीट करके दोबारा देख लेना एक बार वीडियो को। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रोमीन होती है, ब्रोमीन क्या होती है? ब्रोमीन होती है ऑप्शन ए रंगहीन गैस, ऑप्शन बी भूरी गैस, ऑप्शन सी अत्यंत ज्वलनशील गैस, या ऑप्शन डी लाल द्रव, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, ब्रोमीन क्या होता है? ब्रोमीन लाल द्रव होती है। ब्रोमीन गहरा लाल रंग धारित तीक्ष्ण गंध वाला वाष्पशील द्रव है। ब्रोमीन का परमाणु क्रमांक 35 होता है। यह कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहता है। तो आपसे पूछ सकता है द्रव अवस्था में कमरे के ताप पर कौन रहता है? वो ब्रोमीन है। यह
अज्वलनशील तथा जल में अल्प विलेय है। ब्रोमीन वर्ग 17 का सदस्य है जिसे हैलोजन वर्ग के नाम से भी जाना जाता है। क्लोरीन, ब्रोमीन, ब्रोमीन, आयोडीन वर्ग 17 में आती हैं ये। नेक्स्ट, वेल्डिंग में प्रयोग होने वाली गैसें हैं ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ऑप्शन बी ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, या सी ऑक्सीजन और एसिटिलीन, या डी हाइड्रोजन और एसिटिलीन, या ई इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा, आप सभी को पता है इसका, ऑक्सीजन और एसिटिलीन, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, गैल्वेनाइज्ड लोहे के पाइप पर परत होती है, किसकी होती है? ऑप्शन ए जस्ता, जस्ते की होती है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर, आप सभी को पता है ये तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कपड़े साफ करने में प्रयोग होने वाले डिटर्जेंट हैं, ऑप्शन ए कार्बोनेट, ऑप्शन बी बाइकार्बोनेट, ऑप्शन सी बिस्मिथेट, या ऑप्शन डी सल्फोनेट, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो कपड़ा साफ करने वाले जो प्रयोग होते हैं उनमें डिटर्जेंट जो होते हैं वो कौन से होते हैं? ऑप्शन डी सल्फोनेट होते हैं, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर, सल्फोनेट। डिटर्जेंट आद्रक अथवा आद्रकों के यौगिक होते हैं जो तनुकृत अवस्था में सफाई के गुण को प्रदर्शित करते हैं। वस्तुतः ऐसे पदार्थ एल्किल बेंजीन सल्फोनेट्स होते हैं। क्या होते हैं? एल्किल बेंजीन सल्फोनेट्स। डिटर्जेंट कठोर जल में भी घुलनशील होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह तत्व जो मानव पसीने के माध्यम से उत्सर्जित होता है ऑप्शन ए गंधक, ऑप्शन बी लोहा, ऑप्शन सी मैग्नीशियम, या ऑप्शन डी जस्ता, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ई, ऑप्शन ई आपका करेक्ट आंसर है। देखते हैं कैसे। पसीना मुख्य रूप से पानी से निर्मित होता है, परंतु इसमें खनिज, अम्ल, यूरिया भी मौजूद रहते हैं। पसीने में मुख्य रूप से सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन तत्व पाए जाते हैं, इसीलिए एक से अधिक ई ऑप्शन सही है। क्या क्या पाए जाते हैं? पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, जिंक, आयरन। नेक्स्ट, नीला तोता रासायनिक रूप से है, नीला तोता ब्लू पेट्रोल जो बोलते हैं उसे, रासायनिक रूप से क्या है वो? ऑप्शन ए सोडियम सल्फेट है, ऑप्शन बी निकल सल्फेट है, या ऑप्शन सी कॉपर सल्फेट है, या ऑप्शन डी आयरन सल्फेट है, या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी कॉपर सल्फेट। जो हम नीला तोता बोलते हैं जो रासायनिक रूप से वो कॉपर सल्फेट होता है। कॉपर सल्फेट यानी ब्लू पेट्रोल CuSO4 यह लवण निर्जलीकृत अवस्था में रंगीन होता है, परंतु हाइड्रेट लवण नीले रंग का होता है। नीला तोता जल में आसानी से घुल जाता है, परंतु मद यानी एल्कोहल में अघुलनशील है, एल्कोहल में नहीं घुलता नीला तोता। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु है, सबसे भारी धातु कौन सी होगी इनमें से? ऑप्शन ए सोना, ऑप्शन बी चांदी, या ऑप्शन सी पारा, या ऑप्शन डी प्लेटिनम, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी प्लेटिनम। प्लेटिनम सबसे भारी धातु है। नेक्स्ट देखते हैं, स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है। स्टेनलेस स्टील जो है एक मिश्र धातु है। किस किस का मिश्रण है स्टेनलेस स्टील में? ऑप्शन ए लोहा निकल का, ऑप्शन बी लोहा क्रोमियम का, ऑप्शन सी तांबेर क्रोमियम का, या ऑप्शन डी लोहे और जस्ते का, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। देखा जाए तो स्टेनलेस स्टील जो है लोहा क्रोमियम, स्टेनलेस स्टील लोहा क्रोमियम निकेल इन सभी का मिश्रण होता है। तो इसमें लोहा क्रोमियम ऑप्शन सही होगा और लोहा और निकेल भी ऑप्शन सही होगा आपका। तो ऑप्शन ई एक से अधिक ऑप्शन सही होंगे। दो या दो से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं, जो धातु के गुणधर्मों को बेहतर बनाते हैं। लोहे के साथ कार्बन, निकेल, क्रोमियम को निश्चित अनुपात में मिलाने पर हमें स्टेनलेस स्टील प्राप्त होता है। तो लोहे के साथ कार्बन भी मिलाया जाता है, निकेल भी मिलाया जाता है और क्रोमियम, इन सभी को मिलाने के बाद जो बनता है उसे कहते हैं स्टेनलेस स्टील। इसमें जंग नहीं लगता है और ये कठोर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टूटी हुई हड्डियों की रक्षा के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग होता है, या क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी POP, जो आप घरों में करते हो POP, वही POP है ये प्लास्टर ऑफ पेरिस। ऑप्शन ए भुजा हुआ चूना, ऑप्शन बी कैल्शियम कार्बोनेट, या ऑप्शन सी कैल्शियम ऑक्साइड, या ऑप्शन डी जिप्सम, या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा POP क्या है? करेक्ट आंसर ऑप्शन डी जिप्सम। जिप्सम से ही तो बनाया जाता है POP को। जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है? CaSO4 × 2H2O, ये होता है जिप्सम। जिप्सम से बनाया जाता है POP। POP का फॉर्मूला क्या होता है? POP का, ये तो जिप्सम का हो गया। POP का फॉर्मूला होता है CaSO4 × 12H2O। 12H2O हो जाता है, इसमें आधा जल होता है, इसमें 2 पानी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी देख लेते हैं पहले से।
जिप्सम रबर जिसका रासायनिक सूत्र CaSO4 × 2H2O होता है को 373 केल्विन पर गर्म करने पर यह जल अणुओं को त्याग कर कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट यानी कि सेमी हाइड्रेट बन जाता है, जिसे प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं, CaSO4 × 12H2O। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये पूछा रहा, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है? अभी देखा हमने CaSO4 × 12H2O, 12H2O, जो आपको यहाँ कहीं नहीं दिख रहा होगा ना। ऑप्शन ए है CaSO4, ऑप्शन सी है CaSO4 × H2O, ऑप्शन बी है CaSO4 का होल ट्वाइस × H2O, या ऑप्शन डी है CaSO4 × 2H2O। तो आप सोच रहे होंगे कि इसमें ऑप्शन गलत दे रखे हैं। नहीं दोस्तों, इसमें ऑप्शन गलत नहीं, ऑप्शन बिल्कुल फिट हैं। आप CaSO4 को देखो, CaSO4 × 12H2O, 12H2O ये होता है POP का फॉर्मूला। अब हम यहाँ पे इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें पूरे को, तो यहाँ 2 आ जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करते ही 2CaSO4 SO4 का होल ट्वाइस हो जाएगा ये, और यहाँ भी ऊपर 2 आ जाएगा, तो ये 2 से 2 कट जाएगा, तो CaSO4 का होल ट्वाइस × H2O, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमें इक्वेशन बैलेंस करनी होती है। अगर हम यहाँ 2 से कर रहे हैं तो यहाँ भी हमें 2 से मल्टीप्लाई करने पर, यहाँ 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो यहाँ भी 2 से डिवाइड करना भी पड़ेगा। बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों ऑप्शन घुमा देता है, ऐसे घबराने की बात नहीं, घबराएंगे नहीं, हम थोड़ा कैलकुलेट करके देख लेंगे, हमें समझ में आ जाएगा। ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के 2 परमाणु 2 बंध द्वारा जुड़े हों कहलाता है। ऑप्शन ए एल्केन, ऑप्शन बी एल्कीन, ऑप्शन सी एल्काइन, ऑप्शन डी आयनिक बंध, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर तो है ऑप्शन बी एल्कीन। अब कैसे है वो आपको समझना है। देखो दोस्तों कैसे, एल्केन आप जानते हो, एल्केन जो होता है उसका रासायनिक सूत्र होता है CnH2n+2, एल्केन का। एल्कीन CnH2n, एल्कीन का रासायनिक सूत्र होता है। एल्काइन का होता है CnH2n-2, ये होता है एल्काइन का, ये आपको याद रखने हैं। एल्काइन के लिए CnH2n-2, एल्केन CnH2n+2 और एल्कीन CnH2n। आपको बस एल्कीन का याद रखना है। एल्कीन का क्या होता है CnH2n, एल्केन का गेन CnH2n+2 गेन कर रहा है, ले रहा है कितना 2। एल्काइन काइन निकाल रहा है, आइन जाने की बोल रहा है, यानी CnH2n-2 हो जाएगा। और दोस्तों अब हमें ये देखना है इनमें किसमें कितना बॉन्ड होते हैं, ये कौन सा डबल बॉन्ड होता है, कौन सा सिंगल बॉन्ड होता है, कौन सा ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो दोस्तों जो एल्केन होता है आपका, एल्केन जो होता है वो होता है सिंगल बॉन्ड, और जो एल्कीन होता है आपका, एल्कीन ENE वो डबल बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड यानी एल्कीन ENE सफिक्स होता है इसमें, केन में सफिक्स होता है ANE, ये सिंगल बॉन्ड होता है। और काइन YNE इसमें सफिक्स होता है YNE, ये होता है आपका ट्रिपल बॉन्ड, ये आपका ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो 2 परमाणु द्विबंध की बात करिए वो हो गया आपका एल्केन डबल बॉन्ड, और सिंगल परमाणु की बात करेगा तो एल्केन, ट्रिपल परमाणु त्रिबंध की बात करेगा तो वो हो जाएगा एल्काइन। अब एल्केन में जैसे देखते हो आप, एल्कीन में कौन सा उदाहरण दे सकते हो एल्कीन का? एल्कीन का उदाहरण दे सकते हो आप ईथेन, आप ईथेन को एल्कीन का उदाहरण दे सकते हो। क्या होता है ईथेन? C2H4 फॉर्मूला हमने बताया था एल्कीन का CnH2n, उसी फॉर्मूला बेस होगा। देखो C2 n की जगह पर 2 रख दो, C2H2n 2 दूनी 4, ये एल्कीन में। एल्केन का CnH2n+2 एल्केन का बताया था। तो एल्केन के लिए आप क्या ले सकते हो? एल्केन के लिए ले सकते हैं आप मीथेन को, मीथेन सोच सकते हैं। मीथेन में क्या है CN यानी कि n की जगह पे हम 1 रखते हैं, n की जगह पे 1 रख के देखते हैं 1, तो 2 1 2 और 2 4, CH4 इथेन मैथेन हो गया सर CH4। ऐसे एल्काइन CnH2n-2, इसके लिए हम क्या सोच सकते हैं? इसके लिए सोच सकते हैं हम ईथाइन सोच सकते हैं। ईथाइन के लिए क्या फॉर्मूला होता है C2H2, कैसे? n के 2 रखो, 2 दूनी 4 -2 4 सॉरी 2, तो C2H2। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिरके का रासायनिक नाम है, सिरके का रासायनिक नाम क्या होगा? ऑप्शन ए मेथनॉल, ऑप्शन बी एथेनॉल, ऑप्शन सी एसिटिक अम्ल या ऑप्शन डी एथिल एसिटेट। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, एसिटिक अम्ल कहते हैं सिरके को। सिरके का रासायनिक नाम एसिटिक अम्ल, का रासायनिक सूत्र CH3COOH हो जाएगा। सिरके का IUPAC नाम क्या होगा? एथेनॉइक अम्ल, जिसमें कार्बोक्सिलिक अम्ल प्रकार्यात्मक समूह होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा अम्ल सिरके में उपस्थित है? सिरके में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है? ऑप्शन 1 है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ऑप्शन बी साइट्रिक अम्ल, ऑप्शन सी ऑक्जेलिक अम्ल या ऑप्शन डी एसिटिक अम्ल। अभी हमने आईपीएससी नेम देखा है तो उसमें अभी देख चुके हैं हम, ऑप्शन डी एसिटिक अम्ल होता है सिरके में। नेक्स्ट, कार के बैटरी में प्रयोग होने वाला अम्ल क्या है? ऑप्शन ए एसिटिक, ऑप्शन बी हाइड्रोक्लोरिक, ऑप्शन सी नाइट्रिक, ऑप्शन डी सल्फ्यूरिक, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी सल्फ्यूरिक अम्ल कार की बैटरी में उपयोग होता है। यह बैटरी में विद्युत अपघट्य के रूप में प्रयोग किया जाता है जिसका उद्देश्य रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करना होता है। नेक्स्ट, सोडा वाटर की बोतल खोलने पर निकलने वाली गैस कौन सी होती है? ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड, करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 गैस निकलती है सोडा वाटर की बोतल खोलने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खनिज मिनरल क्या है? ऑप्शन ए द्रव है, ऑप्शन बी अकार्बनिक ठोस है, या ऑप्शन सी गैस है, या ऑप्शन डी उपयुक्त सभी है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी अकार्बनिक ठोस है मिनरल यानी खनिज। नेक्स्ट, वर्ष 1945 में नागासाकी जापान में गिराए गए बमों में कौन सा विस्फोटक प्रयुक्त किया गया था? आप सभी को पता है नागासाकी में 9 अगस्त 1945 को नागासाकी में गिराया गया था और वहीं पर 6 अगस्त 1945 हिरोशिमा में बम गिराया गया था। तो जो हिरोशिमा में जो बम गिराया गया था वो यूरेनियम का बम था जो हिरोशिमा में गिराया गया था जिसका नाम था लिटिल बॉय। और जो नागासाकी में गिराया गया था 9 अगस्त 1945 को जिसका नाम था फैटमैन नाम था, वो प्लूटोनियम बम था। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी प्लूटोनियम। नेक्स्ट, सॉरी, एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में से किस में मिलता है? ऑप्शन ए खनिज योग, ऑप्शन बी खनिज मिश्रण, या ऑप्शन सी प्राकृत तत्व, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी प्राकृत तत्व। प्राकृत तत्व में एक ही प्रकार का परमाणु मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? ऑप्शन ए सोडियम, ऑप्शन बी कैल्शियम, ऑप्शन सी आयरन, या ऑप्शन डी पोटेशियम। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी पोटेशियम। आपने रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ी होगी। रिएक्टिविटी सीरीज में जो क्रम होता है सबसे ज़्यादा रिएक्टिव जो होता है वो आपका पोटेशियम होता है, फिर आता है आपका सोडियम, फिर आता है आपका कैल्शियम और फिर आता है आपका आयरन। इस तरीके से ये रिएक्टिव सीरीज चलती है। ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं आपके मेटल, जिसमें सबसे ज़्यादा एलिमेंट रिएक्टिव जो होते हैं वो होते हैं के पोटेशियम, Na सोडियम, Ca कैल्शियम, Fe आयरन, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। और लोएस्ट जो रिएक्टिव जाएंगे तो वहाँ पे आपका गोल्ड, Ag सिल्वर, प्लेटिनम, ये आपके लीस्ट रिएक्टिव होते हैं, सबसे ज़्यादा महंगे होते हैं। और ये जो ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं ये सबसे सस्ते होते हैं तब तो आपके। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं। वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त होने वाली गैस है? ऑप्शन ए हाइड्रोजन, ऑप्शन बी ऑक्सीजन, ऑप्शन सी नाइट्रोजन, ऑप्शन डी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हाइड्रोजन वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त होने वाली गैस है। कैसे बनता है? वनस्पति तेलों से वनस्पति घी हाइड्रोजनीकरण की प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है। निकेल यानी बारीक चूर्ण उत्प्रेरक की उपस्थिति में। उत्प्रेरक कौन होता है? निकेल। वनस्पति तेलों के साथ हाइड्रोजन बसा बनाती है। यह क्रिया तेलों का हाइड्रोजनीकरण कहलाती है। यानी वनस्पति तेल हाइड्रोजन और 150 से 180 डिग्री सेल्सियस पर निकेल उत्प्रेरक का काम करता है, कैटलिस्ट का, वनस्पति घी बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयोडीकृत लवण में रहता है? ऑप्शन ए मुक्त आयोडीन, ऑप्शन बी कैल्शियम आयोडाइड, ऑप्शन सी मैग्नीशियम आयोडाइड, या ऑप्शन डी पोटेशियम आयोडाइड। ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं है, एक से अधिक। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी पोटेशियम आयोडाइड रहता है, Ki, पोटेशियम आयोडाइड, Ki बोलते हैं जिसे। पोटेशियम आयोडाइड Ki की संरचना एवं भौतिक गुणों खाद्य लवण यानी टेबल साल्ट के समान है। व्यापारिक स्तर पर आयोडीकृत लवण बनाने में सामान्यतः इसी का प्रयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त पोटेशियम आयोडाइड, सोडियम आयोडाइड एवं सोडियम आयोडाइड और सोडियम आयोडाइड का भी प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाने का नमक NaCl किससे बनता है? ऑप्शन ए कमजोर अम्ल कमजोर क्षार, ऑप्शन बी मजबूत अम्ल मजबूत क्षार, ऑप्शन सी कमजोर अम्ल मजबूत क्षार, या ऑप्शन डी मजबूत अम्ल और कमजोर क्षार। तो आप सभी को पता होगा करेक्ट आंसर ऑप्शन बी मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से बनता है खाने का नमक NaCl। नेक्स्ट क्वेश्चन,
सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व है? ऑप्शन ए नाइट्रोजन, ऑप्शन बी ऑक्सीजन, ऑप्शन सी कार्बन या ऑप्शन डी गंधक। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी कार्बन। कार्बन सभी जैव यौगिकों का अनिवार्य मूल तत्व है कार्बन। नेक्स्ट देखते हैं, ऑक्सीजन अनुपस्थित होता है कहाँ? ऑप्शन ए केरोसिन में, ऑप्शन बी कांच में, ऑप्शन सी मिट्टी में, ऑप्शन डी सीमेंट में, ऑप्शन इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए केरोसिन में अनुपस्थित होता है ऑक्सीजन। केरोसिन में ऑक्सीजन अनुपस्थित होती है। रासायनिक रूप से केरोसिन मिट्टी का तेल हाइड्रोकार्बन का एक मिश्रण है। ज्ञातव्य है कि हाइड्रोकार्बन केवल कार्बन तथा हाइड्रोजन के यौगिक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिगरेट लाइटर में निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? ऑप्शन ए ब्यूटेन, ऑप्शन बी मीथेन, ऑप्शन सी प्रोपेन या ऑप्शन डी रेडोन। तो आप सभी को पता है सिगरेट लाइटर में ऑप्शन ए ब्यूटेन गैस प्रयुक्त होती है। ब्यूटेन का फॉर्मूला क्या होता है? C4H10। तो ये कौन सा ग्रुप हो गया हमारा? एल्केन। एल्केन एल्केन ग्रुप हो गया ये हमारा। एल्केन का मतलब CnH2n+2। ऐसे ही रिपीट करते रहेंगे तो हमें याद हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा तरलीकृत पेट्रोलियम गैस का प्रमुख घटक है? ऑप्शन ए मीथेन, ऑप्शन बी ईथेन, ऑप्शन सी प्रोपेन, ऑप्शन डी ब्यूटेन या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ई एक से अधिक। एक से अधिक होंगे, वो कौन कौन से होंगे एक से अधिक? इसमें ईथेन भी प्रयोग होता है, ब्यूटेन भी प्रयोग होता है और प्रोपेन भी प्रयोग होता है। मेन रूप से तो ब्यूटेन और प्रोपेन होता है। ब्यूटेन 65% और प्रोपेन होता है 35%। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? ऑप्शन ए आइसोप्रीन, ऑप्शन सी स्टाइरिन, ऑप्शन सी विनाइल एसीटेट या ऑप्शन डी प्रोपीन, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो करेक्ट आंसर आप सभी को पता है ऑप्शन ए आइसोप्रीन का बहुलक होता है प्राकृतिक रबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टेफ्लॉन निम्नलिखित में से किस एकलक का बहुलक है? ऑप्शन ए टेट्राक्लोरोएथिलीन, ऑप्शन बी विनाइल क्लोराइड, ऑप्शन सी क्लोरोप्रीन या ऑप्शन डी एसिटिलीन डाइक्लोराइड। ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए टेट्राक्लोरोएथिलीन का बहुलक एकलक होता है। एकलक का बहुलक है टेफ्लॉन। कौन सी एकलक का? टेट्राक्लोरोएथिलीन का। पॉलीटेट्रा फ्लोरोएथिलीन PTFE को आमतौर पर टेफ्लॉन के नाम से जाना जाता है। पॉलीटेट्रा फ्लोरोएथिलीन एक ठोस फ्लोरोकार्बन है। इसका घनत्व 2.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। गलनांक 327 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। यह विशेषता बर्तनों पर ना चिपकने वाली नॉन स्टिक सतह के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट, बेकेलाइट निम्नलिखित के संलग्न से बनता है। बेकेलाइट किस किस के संलग्न से बनता है? ऑप्शन ए यूरिया एवं फॉर्मल्डिहाइड, ऑप्शन बी फिनॉल एवं फॉर्मल्डिहाइड या ऑप्शन सी फिनॉल एवं एसिटाल्डिहाइड या ऑप्शन डी मेलामिन एवं फॉर्मल्डिहाइड या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी फिनॉल तथा फॉर्मल्डिहाइड। बेकेलाइट एक आरंभिक प्लास्टिक है। इसका रासायनिक नाम पॉलीऑक्सीबेंजाइल मिथैलिन ग्लाइकोलेन हाइड्राइड है। यह थर्मोस्टेटिंग फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड रेजिन होता है जो फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड से संघनन प्रक्रिया के फलस्वरूप बनता है। इसकी खोज 1907 से 1909 के मध्य हुई थी। किसने की थी? लियो पैकलैंड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्राइग्लिसराइड क्या है? ऑप्शन ए प्रोटीन है, ऑप्शन बी कार्बोहाइड्रेट है, ऑप्शन सी फैट है यानी वसा है या ऑप्शन डी खनिज है। ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। यानी फैट या वसा है ट्राइग्लिसराइड। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। ट्राइग्लिसराइड जो है वो फैट या वसा है। ट्राइग्लिसराइड शरीर में पाए जाने वाले वसा फैट का एक प्रकार है। हमारा शरीर भोजन से प्राप्त अप्रयुक्त ऊर्जा को ट्राइग्लिसराइड में परिवर्तित कर देता है। ट्राइग्लिसराइड वसा कोशिकाओं से संचित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रेफाइट और हीरे के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए उनके पास एक जैसी क्रिस्टल संरचना है, ऑप्शन बी उनकी कठोरता समान है या ऑप्शन सी उनकी विद्युत चालकता समान है या ऑप्शन डी क्या कह रहा है? वे एक समान रासायनिक प्रक्रिया से गुजरते हैं या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी, वे एक समान रासायनिक प्रक्रिया से गुजरते हैं। कौन? ग्रेफाइट और हीरा। ग्रेफाइट और हीरा कार्बन के अपरूप हैं, एलोट्रॉप्स हैं, जिनकी क्रिस्टलीय संरचना अलग अलग होती है। हीरा जहां प्राकृतिक रूप से प्राप्त
सर्वाधिक कठोर पदार्थ है, वहीं ग्रेफाइट कम कठोर होता है। ग्रेफाइट की विद्युत चालकता हीरे से अधिक होती है। ग्रेफाइट और हीरे दोनों के कार्बन सहसंयोजी बंधों से बने होने के कारण उनके रासायनिक गुण समान होते हैं और वे एक समान रासायनिक प्रक्रिया से गुजर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुलिस द्वारा नशे में गाड़ी चलाने की सांस की जांच के लिए फिल्टर पेपर पर क्या होता है? ऑप्शन ए पोटेशियम डाइक्रोमैट सल्फ्यूरिक अम्ल, ऑप्शन बी पोटेशियम परमैंगनेट सल्फ्यूरिक अम्ल, या ऑप्शन सी सिल्वर नाइट्रेट लेपित सिलिका जेल, या ऑप्शन डी हल्दी। ऑप्शन ए इनमें से कोई नहीं है, एक से अधिक। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पोटेशियम डाइक्रोमैट सल्फ्यूरिक अम्ल। ये क्वेश्चन आरआरबी में बहुत बार पूछा गया, बहुत बार रिपीटेड हुआ है। पुलिस द्वारा नशे में गाड़ी चलाने वाले की सांस की जांच के लिए ब्रेथ एनालाइजर या ब्रीथलाइजर नामक उपकरण का प्रयोग किया जाता है। किसके उपकरण क्या होता है? ब्रीथ एनालाइजर या फिर ब्रीथलाइजर। इस उपकरण के माध्यम से किसी संदेहास्पद व्यक्ति द्वारा छोड़ी गई सांस को पोटेशियम डाइक्रोमैट या सल्फ्यूरिक अम्ल यानी K2Cr2O7 या H2SO4 के विलयन से गुजारा जाता है, दोनों के। ब्रेथलाइजर में लाल भूरा पोटेशियम डाइक्रोमेट विलयन एल्कोहल से अभिक्रिया कर हरे रंग में परिवर्तित हो जाता है। इस हरे रंग की तीव्रता के माध्यम से छोड़ी गई सांस में एल्कोहल की मात्रा का अनुमान लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, घरेलू ईंधन के रूप में प्रयुक्त एलपीजी में मुख्यतः है। एलपीजी में मुख्यतः क्या होता है? ऑप्शन ए मीथेन, ऑप्शन बी प्रोपेन, ऑप्शन सी एथिलीन, ऑप्शन डी ब्यूटेन, ऑप्शन ए इनमें से कोई नहीं है, एक से अधिक। हमने अभी देखा है क्या होता है इसमें, प्रोपेन होता है और ब्यूटेन होता है। ऑप्शन ई करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ग्रीन हाउस गैसों में मुख्य घटक होता है। ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी मीथेन, ऑप्शन सी नाइट्रस ऑक्साइड, या ऑप्शन डी ओजोन। ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन ई एक से अधिक होगा। कौन कौन सा होगा? ओजोन यानी O3, मीथेन CH4, नाइट्रस ऑक्साइड N2O और कार्बन डाइऑक्साइड CO2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ग्रीन हाउस गैसों में मुख्य घटक अभी देखा हमने, ऑप्शन ई एक से अधिक, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, पेट्रोल तथा डीजल के अधूरे जलन से उत्पन्न होती है। ऑप्शन ए नाइट्रस ऑक्साइड, ऑप्शन बी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ऑप्शन ए है नाइट्रिक ऑक्साइड, ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड, या ऑप्शन डी कार्बन मोनोऑक्साइड, या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड को क्या कहते हैं? CO कार्बन मोनोऑक्साइड, जिसे दम घोटू गैस भी कहते हैं। नेक्स्ट, साबुन ग्रीस को हटाता है। ऑप्शन ए स्कंदन द्वारा, ऑप्शन बी अधिशोषण द्वारा, या ऑप्शन सी पाइसीकरण द्वारा, ऑप्शन डी परासरण द्वारा, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पायासीकरण, जिसे क्या कहते हैं? जिसे कहते हैं इमल्सिफिकेशन के द्वारा हटाया जाता है। पायासीकरण सामान्यतः यानी इमल्सीकरण ध्रुवीय समूहों युक्त लंबी श्रृंखला वाले यौगिक होते हैं। उदाहरणतः साबुन सोडियम तथा पोटेशियम के वसीय लवण। साबुन के अणु में दो भाग होते हैं, एक लंबी हाइड्रोकार्बन शाखा होती है जो कि वसा में घुलनशील, तथा दूसरी जल में विलीय ध्रुवीय भाग, जिसे COONA+ समूह कहते हैं। इमल्सिफिकेशन के दौरान साबुन का अध्रुवीय एल्किल समूह C17H35 तेल या ग्रीस के घोल लेता है तथा ध्रुवीय समूह COONA+ जल में घुल जाता है, और जब इसे ठीक प्रकार रगड़ा जाता है तो ग्रीस छोटी छोटी बूंदों के रूप में जल में निलंबित हो जाते हैं और जल के बहाव से सरलता से बह जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन है आपका सही सुमेलित करना है। पदार्थ क्या उपयोग होता है उसका? एपास्टर्म का उपयोग क्या होता है? फ्रेयॉन का उपयोग क्या होता है? नियोप्रीन का उपयोग क्या होता है? और बेनाड्रिल का उपयोग क्या होता है? तो हम जिस चीज़ को हम जानते हैं उसे देखें। फ्रेयॉन हम सभी ने पढ़ा है, कहाँ? प्रशीतक में यूज होता है फ्रेयॉन का उपयोग कहाँ होता है? प्रशीतक, रेफ्रिजरेटर में यूज होता है। नियोप्रीन का उपयोग कहाँ होता है? कृत्रिम मधुकरक के रूप में नियोप्रीन का उपयोग होता है। तो ऑप्शन देखते हैं, हमें दूसरे का चौथा और तीसरे का तीसरा, देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही जाएगा हमारा। सॉरी, गलत लगा दिया हमने। एपास्टर्म जो होता है वो कृत्रिम मधुरक होता है। पहले का तीसरा और दूसरे का चौथा, पहले का तीसरा किस में है? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। 3 4 1 2 कैसे? देखो,
पहले का तीसरा, ये चौथा, ये अब देखो एपास्ट्रेम जो होता है वो कृत्रिम मधुरक होता है। एपास्ट्रेम, एस्पार्टेम जो होता है कृत्रिम मधुरक होता है एस्पार्टेम। फ्रियोन जो होता है वो प्रशीतक होता है, रेफ्रिजरेटर में यूज होती है। नियोप्रीन जो होती है वो संश्लेषित रबड़ होती है। और बेनाड्रिल जो होता है वो प्रतिहिस्टामिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसकी मात्रा अम्ल वर्षा में सबसे अधिक होती है? ऑप्शन ए HCl, ऑप्शन बी HNO3, ऑप्शन सी H2SO4 या ऑप्शन डी H2CO3। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी H2SO4। वातावरणीय प्रदूषण, औद्योगिक निस्सृतों एवं प्रकृति में होने वाली विभिन्न प्रक्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न सल्फर डाइऑक्साइड तथा नाइट्रस ऑक्साइड गैसों वायुमंडल में पहुंचकर ऑक्सीजन और बादल के जल के साथ रासायनिक क्रिया कर क्रमशः सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, नाइट्रिक अम्ल HNO3 बनाकर पृथ्वी पर गिरती है। इसे अम्ल वर्षा या अम्लीय वर्षा कहते हैं। अम्ल वर्षा में सामान्यतः सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4 की मात्रा 70% होती है। नेक्स्ट, अम्ल वर्षा होती है कारखानों से, पेट्रोल से, कोयला जलाने से या लकड़ी से? तो इसका करेक्ट आंसर इसमें कोई नहीं है। देखते हैं। अम्ल वर्षा जो होती है मुख्यतः वो सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2 एवं नाइट्रोजन के ऑक्साइडों के उत्सर्जन के बाद होती है। इन प्रदूषकों का उत्सर्जन कारखानों से, पेट्रोल से, ऊर्जा उत्पादन संयंत्र, कोयला जलाने से भी होता है। अतः इस प्रश्न के एक से अधिक विकल्प सही है। नेक्स्ट, शुष्क बर्फ है ऑप्शन ए ठोस पानी, ऑप्शन बी ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी निर्जल बर्फ या ऑप्शन डी ठोस हाइड्रोजन परऑक्साइड। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहते हैं, CO2। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड बर्फ के समान दिखती है, अतः इसे शुष्क बर्फ कहा जाता है। शुष्क बर्फ बिना द्रव के बदले ऊर्ध्वपातित होकर कार्बन डाइऑक्साइड गैस में बदल जाती है सब्लिमेशन प्रोसेस के द्वारा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे शुष्क बर्फ कहते हैं? अभी देखा हमने ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं शुष्क बर्फ क्या है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, चूने का पानी किसके द्वारा दूधिया हो जाता है? ऑप्शन ए CO के द्वारा, ऑप्शन बी CO2, ऑप्शन सी O2 या ऑप्शन डी O3, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी CO2। CO2 चूने के पानी को दूधिया कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सीमेंट का मुख्य घटक है? ऑप्शन ए चूना पत्थर, ऑप्शन बी सिलिका मिट्टी, ऑप्शन सी जिप्सम या ऑप्शन डी राख, ऑप्शन इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ई इनमें से एक से अधिक, यानी कि चूना पत्थर भी होता है, सिलिका मिट्टी भी होती है और जिप्सम भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य होता है? ऑप्शन ए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ऑप्शन बी सल्फ्यूरिक अम्ल, ऑप्शन सी नाइट्रिक अम्ल या ऑप्शन डी आसुत जल। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी सल्फ्यूरिक अम्ल जो होता है वो कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य होता है। कार में द्वितीयक सेल प्रयोग में लाया जाता है। द्वितीयक सेल में विद्युत अपघट्य के रूप में सल्फ्यूरिक अम्ल के तनु विलयन का उपयोग किया जाता है। द्वितीयक सेल में क्या होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल के तनु विलयन का उपयोग किया जाता है, जबकि इलेक्ट्रोड लेड ऑक्साइड तथा स्पंजी लेड की बनी प्लेटें होती हैं। इन बैटरियों को लेड संचायक अथवा संचायी बैटरी भी कहते हैं। कारों, ट्रकों, इन्वर्टरों में उपयोग होने वाली बैटरियाँ द्वितीयक बैटरियों के अंदर आती हैं। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में किसमें कार्बन नहीं है? कार्बन किसमें नहीं है? ऑप्शन ए हीरा में कार्बन नहीं है, ऑप्शन बी ग्रेफाइट, ऑप्शन सी कोयला या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये सभी कार्बन के अपरूप हैं। कार्बन के अपरूप कौन कौन से होते हैं? कार्बन के अपरूप में हीरा आता है, कोयला आता है, ग्रेफाइट आता है और एक फ्लोरीन आता है, फ्लोरीन भी आता है। और कौन सा आता है? और चारकोल आता है, चारकोल और काजल। ये कार्बन के अपरूप हैं। इसमें कार्बन के अपरूप दो प्रकार से बांटे जाते हैं, एक क्रिस्टलीय और एक अक्रिस्टलीय। हीरा, ग्रेफाइट और जो फ्लोरीन होता है आपका फ्लोरीन, ये होते हैं आपके क्रिस्टलीय कार्बन के अपरूप। और जो कोयला होता है, चारकोल होता है और जो काजल होता है आपका काजल, ये अक्रिस्टलीय कार्बन के अपरूप होते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में सबसे हार्ड कौन है? ऑप्शन ए हीरा, ऑप्शन बी ग्लास, ऑप्शन सी क्वार्टज या ऑप्शन डी प्लेटिनम। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हीरा सबसे हार्ड होता है। हीरा सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। हीरे में प्रत्येक कार्बन परमाणु अन्य कार्बन परमाणुओं से प्रबल बलों द्वारा जुड़ा रहता है। इसके फलस्वरूप त्रिविमीय ढंग
दृढ़ संरचना प्राप्त होती है। कौन सी? त्रिविमीय। इसकी कठोरता के कारण इसका उपयोग कांच को काटने एवं कठोर पत्थर के छिद्र करने वाले औजारों को बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट, निम्न पदार्थों में से कौन सा पदार्थ खाने की वस्तुओं के परिरक्षण प्रयोग होता है? ऑप्शन ए साइट्रिक एसिड, ऑप्शन बी पोटेशियम क्लोराइड, ऑप्शन सी सोडियम बेंजोएट, ऑप्शन डी सोडियम क्लोराइड। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका खाने की वस्तुओं को परिरक्षण करने के लिए सोडियम बेंजोएट का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट, पारद मिश्र धातु है। ऑप्शन ए अतिरंगीन मिश्र धातु होती है, ऑप्शन बी कार्बन युक्त मिश्र धातु होती है, ऑप्शन सी पारद युक्त मिश्र धातु होती है, या ऑप्शन डी अपघर्षण के लिए अति प्रतिरोधक क्षमता वाली मिश्र धातु होती है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी पारद युक्त मिश्र धातु होती है। नेक्स्ट, खाना बनाने में प्रयोग किया जाने वाली गैस मुख्यतः है। ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन सी मीथेन, या ऑप्शन डी नाइट्रोजन एवं ऑक्साइड गैस का मिश्रण। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी मीथेन। नेक्स्ट, निम्न धातुओं में से कौन सामान्य ताप पर द्रव है? सामान्य ताप पर द्रव कौन होता है? ऑप्शन बी पारा। पारा कमरे के ताप पर भी द्रव अवस्था में रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? आप सभी जानते हो उसे। ऑप्शन डी सब्लिमेशन कहते हैं। नेक्स्ट, पीतल के बर्तनों को कढ़ाई करते समय गर्म बर्तन की सफाई के लिए प्रयोग किए जाने वाले अमोनियम क्लोराइड चूर्ण से निकलने वाला धुआं है। ऑप्शन ए अमोनिया का, ऑप्शन बी कार्बन मोनोऑक्साइड का, ऑप्शन सी क्लोरिक एसिड हाइड्रोजन का, या ऑप्शन डी अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का धुआं होता है। नेक्स्ट, नींबू खट्टा किस कारण से होता है? ऑप्शन ए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से, ऑप्शन बी एसिटिक अम्ल के कारण, ऑप्शन सी टार्ट्रिक अम्ल के कारण, या ऑप्शन डी साइट्रिक अम्ल के कारण। तो करेक्ट आंसर नींबू खट्टा किस कारण होता है? साइट्रिक अम्ल। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाहनों से निकलने वाली गैस कौन सी होती है? ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन सी मार्स गैस, या ऑप्शन डी नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो करेक्ट आंसर इसमें कोई नहीं दे रखा है। देखते हैं, वाहनों से मुख्यतः कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन उत्सर्जित होते हैं, यानी कि एक से ज़्यादा, यानी सभी ऑप्शन सही थे इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है इसमें किसकी मात्रा? ऑप्शन ए कार्बन की, ऑप्शन बी मैग्नीज की, ऑप्शन सी सिलिकॉन की, या ऑप्शन डी क्रोमियम। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए कार्बन की मात्रा बढ़ाई जाती है स्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए। नेक्स्ट, किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया जाता है? रेडियम किससे प्राप्त किया जाता है? ऑप्शन ए चूना पत्थर से, ऑप्शन बी पिच ब्लेड, ऑप्शन सी रूटाइल, या ऑप्शन डी हेमाटाइट। तो पिच ब्लेड जो रेडियम जो प्राप्त किया जाता है वो पिच ब्लेड से प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। पिच ब्लेड से रेडियम प्राप्त किया जाता है। पिच ब्लेड रेडियम का अयस्क है, लेकिन पिच ब्लेड में रेडियम का अनुपात अत्यधिक कम होता है। क्यूरी दंपति ने रेडियम प्राप्ति के लिए पिच ब्लेड का ही शोधन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, तैरने के तालाब में तैरने से मनुष्य की त्वचा जल जाती है। तैरने का तालाब मतलब जहां आप नहाने जाते हो तालाब वगैरह में। ऑप्शन ए अवरक्त किरण के कारण, ऑप्शन बी क्लोरीन के कारण, ऑप्शन सी ऊष्मा के कारण, या ऑप्शन डी पराबैंगनी किरण के कारण। करेक्ट आंसर क्लोरीन के कारण, क्योंकि उसमें क्लोरीन गैस की मात्रा ज़्यादा डाली जाती है पानी को स्वच्छ करने के लिए। नेक्स्ट, हाइड्रोजन को जलाने से क्या होता है? ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी राख, या ऑप्शन सी मिट्टी, या ऑप्शन डी पानी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी पानी। हाइड्रोजन को जलाएंगे तो हमें पानी मिलेगा। कैसे? हम अभी देखते हैं कैसे मिलेगा पानी। जब हम H2O को जलाने के लिए प्रोसेस करते हैं, यानी कि 2H2 को जलाएंगे किसकी उपस्थिति में? ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाएंगे, तो ये मिलकर क्या बन जाएगा? 2H2O, यानी H2O क्या होता है? जल। 2 जल के अणु प्राप्त हो जाएंगे हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोने को घोला जा सकता है किसमें? आप सभी जानते हो सोने को किसमें घोलते हैं? एक्वा रजिया में। एक्वा रजिया आप सभी ने पढ़ा होगा, लेकिन ऑप्शन में एक्वा रजिया कहीं नहीं है। ऑप्शन ए सल्फ्यूरिक एसिड में, ऑप्शन बी नाइट्रिक एसिड में, ऑप्शन बी सल्फ्यूरिक नाइट्रिक एसिड में, या ऑप्शन डी हाइड्रोक्लोरिक एसिड में। तो एक्वा रजिया किस किस से मिलकर बना होता है? आप सभी को पता होगा वो तो। एक्वा रजिया जो बनाते हैं हम किस किस से मिलकर बनाते हैं? तो एक्वा रजिया बनाने के लिए हमें HNO3 प्लस दूसरा क्या होता है? HCl। HNO3 और HCl का मिश्रण होता है। HNO3 को क्या कहते हैं? सांद्र नाइट्रिक एसिड। ये होता है सांद्र नाइट्रिक एसिड, और HCl होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इन दोनों को मिलाने से एक्वा रजिया बनता है।
इनका अनुपात कितना होता है? 1:3 में ये मिलाए जाते हैं। तो इसमें कोई विकल्प ठीक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड कांच की बोतल में नहीं रखा जाता क्योंकि यह अभिक्रिया करता है। ऑप्शन ए दृश्य प्रकाश से, ऑप्शन बी कांच की सोडियम ऑक्साइड से, या ऑप्शन सी कांच की एल्यूमिनियम ऑक्साइड से, या ऑप्शन डी कांच की सिलिकॉन डाइऑक्साइड से। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कांच की सिलिकॉन डाइऑक्साइड से हाइड्रोफ्लोरिक एसिड रिएक्ट करता है। हाइड्रोफ्लोरिक कौन सा होता है? HF। हाइड्रोफ्लोरिक होता है HF। ये कांच की सिलिकॉन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करता है, इसीलिए नहीं रखते इसे कांच की बोतल में। H2F अत्यधिक क्रियाशील यौगिक होता है। हाइड्रोफ्लोरिक जो होता है अत्यधिक क्रियाशील होता है। नेक्स्ट, वायु में थोड़ी देर रखने पर किस धातु के ऊपर, किसी धातु के ऊपर हरे रंग के बेसिक कार्बोनेट की परत जम जाती है? वह धातु है। ऑप्शन ए तांबा, ऑप्शन बी चांदी, ऑप्शन सी निकेल, या ऑप्शन डी जस्ता। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए तांबा। तांबे पर हरे रंग की परत जम जाती है। वायु में थोड़ी देर रखने के बाद तांबा धातु के ऊपर हरे रंग के बेसिक कार्बोनेट की परत जम जाती है। वस्तुतः वायु में तांबे के ऑक्सीकरण का परिणाम है। इसे पटीना कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विस्फोटक नाइट्रोग्लिसरीन है एक। ऑप्शन ए नमक, ऑप्शन बी नाइट्रो हाइड्रोकार्बन, या ऑप्शन सी सम्मिश्रण हाइड्रोकार्बन, या ऑप्शन डी एस्टर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है एक एस्टर है। एस्टर जो होता है इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका जो ग्रुप होता है RCOOR, ये होता है एस्टर। इससे हम एस्टर को डिनोट करते हैं, RCCOCOOR। नेक्स्ट क्वेश्चन, घरेलू LPG सिलेंडरों में दाब मापक नहीं प्रदान किए जाते क्योंकि? ऑप्शन ए ये बहुत महंगे होते हैं, ऑप्शन बी ये LPG सिलेंडरों में गैस की मात्रा को प्रदर्शित नहीं कर सकते, या ऑप्शन सी इनका प्रयोग निरापद नहीं है, ऑप्शन डी ये LPG द्वारा चॉक हो जाते हैं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, ये LPG द्वारा चॉक हो जाते हैं इसलिए नहीं दिए जाते। तो किससे पता चलता है? इसमें एक गंध वाली गैस होती है, मिथाइल मरकॉप्टन कहते हैं इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडे जैसी बदबू आती है इसमें से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस खनिज द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है? तो लोहा ऑप्शन ए चूना पत्थर से, ऑप्शन बी ब्रिज प्लेट, ऑप्शन सी मोनाजाइट, या ऑप्शन डी हेमाटाइट। तो लोहे का अयस्क कौन सा है इनमें से? हेमाटाइट लोहे का अयस्क है जिससे लोहा प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन डी करेक्ट। नेक्स्ट, व्यंजक चूर्ण के लिए कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए जल में अधिक विलय, ऑप्शन बी हल्के पीले रंग का चूर्ण, ऑप्शन सी ऑक्सीकारक है, या ऑप्शन डी तनु अम्ल की प्रक्रिया से क्लोरीन निष्कासित करता है। व्यंजक चूर्ण करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, जल में अधिक विलय होता है व्यंजक चूर्ण। नेक्स्ट, जस्ते से एक आयतन भाग घनत्व इतना 7100 किलोग्राम पर मीटर क्यूब को दो आयतन भाग तांबा जिसका घनत्व 8900 किलोग्राम पर मीटर क्यूब से मिलाने पर पीतल बनता है। पीतल का घनत्व कितना है? तो आपको पीतल का घनत्व पूछा है, कैसे निकालेंगे इसे हम? पीतल का कितना बन जाएगा? 2 और 1 3 घनत्व बन जाएगा पीतल का, 3 बन जाएगा पीतल का, जिसमें एक घनत्व किसका है? जस्ते का 7100 किलोग्राम पर मीटर क्यूब एक घनत्व, और जबकि तांबा का कितना है? 2, तो 2 गुणा तांबा 8900। दोनों को मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा हमारा? ये मल्टीप्लाई करके आ जाएगा इनको 24,900। इसको 3 से डिवाइड कर देंगे, 3 8 24, 3 3 9 0 0। ऑप्शन बी 8300 एक पीतल का घनत्व आ जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर 8300 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जस्ते से एक बर्तन पर विद्युत लेपन की विधि में ऑप्शन ए बर्तन को ऋण ध्रुव बनाया जाता है, ऑप्शन बी शुद्ध जस्ते को धन ध्रुव बनाया जाता है, या ऑप्शन सी बर्तन को ऋण ध्रुव और शुद्ध जस्ते को धन ध्रुव बनाया जाता है, या ऑप्शन डी बर्तन को धन ध्रुव और जस्ते को ऋण ध्रुव बनाया जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, बर्तन को ऋण ध्रुव बर्तन को ऋण ध्रुव और शुद्ध जस्ते को धन ध्रुव बनाया जाता है। यानी कि बर्तन को ऋण ध्रुव की तरफ यूज में करेंगे और शुद्ध जस्ते को धन ध्रुव। नेक्स्ट, स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है। ऑप्शन बी लोहा और क्रोमियम भी होता है, इसमें लोहा और निकल भी होता है। ऑप्शन ई करेक्ट आंसर हो जाएगा क्योंकि इसमें आयरन, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन होता है, क्रोमियम होता है, मैग्नीज होता है और कार्बन भी होता है। तो आपका एक से ज़्यादा ऑप्शन ठीक हो जाएंगे। नेक्स्ट है, स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है, अभी देखा लोहा और क्रोमियम, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होता है? ऑप्शन ए एक्स किरण, ऑप्शन बी अल्फा,
ऑप्शन बी बीटा या ऑप्शन सी डी गामा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा, आप तब भी जानते हो, ऑप्शन सी बीटा। बीटा किरण जो होती हैं वो ऋणात्मक होती हैं, अल्फा किरण पॉजिटिव होती हैं, ये गामा किरण न्यूट्रल होती हैं आपकी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक संरूपण धातु तत्वों के लिए होता है? ऑप्शन ए 2,8, ऑप्शन बी 2,8,7, ऑप्शन सी 2,8,8 या ऑप्शन डी 2,8,8,2। तो धातु का जो निरूपण होता है उसमें जो अंतिम जो कक्षा होती है उसमें 2, 3 या 4 तक रह सकता है। इससे ज़्यादा जो होगा तो वो किस में जाएगा? वो अधातु में चला जाता है, वो चला जाता है अधातु में। तो ऑप्शन में कौन सा देखते हैं हम? ऑप्शन जिसमें लास्ट में 2 हो, लास्ट में 2, ऑप्शन डी में, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर धातु है। ये आपका अधातु में चला जाएगा, जिसमें 4 से ऊपर है, 7 है, ये अधातु हो गया। ये आपका अक्रिय गैस में चला जाएगा, और ये वाला जो आपका जिसमें 8 आ रहा है वो भी अक्रिय गैस में चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, CO समूह का आबंध क्रम क्या है? आबंध क्रम मतलब क्या होता है? आबंध क्रम से मतलब हो जाता है बॉन्ड ऑर्डर। बात कर रहा है ये बॉन्ड ऑर्डर की। बॉन्ड ऑर्डर क्या है CO का? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2.5 या ऑप्शन सी 3.5 या ऑप्शन डी 3, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो दोस्तों बॉन्ड ऑर्डर निकालना आपको शायद मुझे लग रहा है नहीं आता होगा, और आता होगा तो भी कोई बात नहीं। बॉन्ड ऑर्डर निकालना कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं। देखते हैं हम बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हैं। देखो, बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए हमें कुछ चीज़ें याद करनी है। जैसे हमें इलेक्ट्रॉनों का सम, इलेक्ट्रॉन सम, यहाँ जो इलेक्ट्रॉन सम होगा उसके लिए बॉन्ड ऑर्डर होगा कोई, वो बॉन्ड ऑर्डर यहाँ याद रखना पड़ेगा। जैसे देखते हैं हम, इलेक्ट्रॉन सम अगर हमारा कितना आ रहा है, 10 से स्टार्ट करते हैं, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और 18 तक देखते हैं। बस इससे ही हमारा काम हो जाएगा। अगर बॉन्ड और इलेक्ट्रॉन सम हमारा, पहले से देखते हैं। इलेक्ट्रॉन सम हम यहाँ लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे बॉन्ड ऑर्डर। इलेक्ट्रॉन सम में 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और 18 तक देखेंगे। बॉन्ड ऑर्डर 10 है तो इसका, इलेक्ट्रॉन सम 10 है तो इसका बॉन्ड ऑर्डर 1 हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन सम 11 है तो इसका बॉन्ड ऑर्डर 1.5 हो जाएगा। 12 के लिए 2 हो जाएगा, 13 के लिए 2.5 बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा, 14 के लिए 3 हो जाएगा, 15 के लिए अब घटते क्रम में 2.5, 16 के लिए 2, 17 के लिए 1.5, 18 के लिए हो जाएगा 1। तो अब देखते हैं, जैसे हमसे पूछा था CO का बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा। CO कार्बन का इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 6, वहीं ऑक्सीजन का 8। टोटल कितना होगा इलेक्ट्रॉन सम? 14 इलेक्ट्रॉन सम के लिए क्या है बॉन्ड ऑर्डर? बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 3, बॉन्ड ऑर्डर 3। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही निकाल सकते हैं। किसी का भी निकालना है, जैसे O2+ का निकालना है, इसमें प्लस आ जाएगा तो उसका कैसे निकालेंगे ये भी देखना जरूरी है हमें। O2+ का कैसे निकालेंगे? ऑक्सीजन का कितना होता है? 8, कितने हैं? 2, 8 दूनी 16 हो गया। लेकिन यहाँ प्लस है तो यहाँ एक माइनस कर देंगे तो कितना इलेक्ट्रॉन सम कितना आया? 15 के लिए 2.5, तो इसका O2+ का 2.5 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब तो पता चलेगा कैसे। ये चीज़ हमें याद रखनी पड़ेगी, हमें ज़्यादा याद नहीं रखना है बॉन्ड ऑर्डर के लिए, बस इतना याद रखना है 10 के लिए 1, 11 अगर इलेक्ट्रॉन सम आ रहा है तो 1.5। इलेक्ट्रॉन सम कैसे निकालते हैं अभी हमने देखा। इसके परमाणु क्रमांक लिखने के बाद कार्बन का परमाणु क्रमांक 6, ऑक्सीजन का 8, दोनों का जोड़ दिया तो 14 इलेक्ट्रॉन सम हो गया। 14 के लिए 3 बॉन्ड ऑर्डर होता है, ये हमें याद रखना है। 10 के लिए 1 होता है, 11 के लिए 1.5, 12 के लिए 2, 13 के लिए 2.5, 14 के लिए 3, फिर 14 के बाद में उल्टा रिपीट हो जाता है। 15 के लिए 2.5, 16 के लिए 2, 17 के लिए 1.5, 18 के लिए 1। ठीक है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया हमारा, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया हमारा 3। बॉन्ड ऑर्डर कितना है CO का? 3, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। बॉन्ड ऑर्डर एक संख्या है जो हमें यह बताती है कि अणु या समूह बनाने वाले 2 परमाणुओं के मध्य उपस्थित बंधन कितना मजबूत है। बॉन्ड ऑर्डर का क्रम अधिक होना अधिक मजबूती तथा आबंध क्रम का कम होना कम मजबूती प्रदर्शित करता है। CO का आबंध समूह 3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नेक्स्ट है, जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हों उस तत्व की द्रव्यमान संख्या कितनी होगी। क्या कह रहा है? प्रोटॉन 2, इलेक्ट्रॉन 2 और न्यूट्रॉन कितने हैं? वो भी 2 हैं।
तो उसका पूछ रहा है द्रव्यमान संख्या कितना होगी। द्रव्यमान संख्या का फॉर्मूला क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। प्रोटॉन कितने हैं 2 और न्यूट्रॉन कितने हैं 2, तो द्रव्यमान संख्या कितनी हो जाए 4। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर आपका, करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखते हैं सल्फर हेक्साफ्लोराइड, सल्फर हेक्साफ्लोराइड SF6 होता है सल्फर हेक्साफ्लोराइड। अणु का आकार कौन सा है, ऑप्शन ए त्रिभुजाकार पिरामिड, ऑप्शन बी अष्टफलकीय पिरामिड, सॉरी अष्टफलकीय, या ऑप्शन सी समतलीय, ऑप्शन डी चतुष्फलकीय। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका आकार जो हो जाएगा वो अष्टफलकीय हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। ये तो याद रखने की चीज़ है, तो उसको याद रखनी पड़ेंगी आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक तत्व X की बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन के साथ इसके यौगिक का कौन सा सूत्र होगा। बाह्यतम कक्षा में कितने हैं, बाह्यतम कक्षा में X की 4 इलेक्ट्रॉन हैं, तो 4 इलेक्ट्रॉन कौन ले सकता है, ओनली हाइड्रोजन। ऑप्शन ए X4H, ऑप्शन बी X4H4, ऑप्शन सी XH3, या ऑप्शन डी XH4। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी XH4। कैसे, जिस तत्व के बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, स्थायित्व प्राप्त करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन की सहायता से सहसंयोजी आवरण बनाएगा। हाइड्रोजन के बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। आगे देखते हैं, स्थायित्व प्राप्त करने के लिए 1 और इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, अतः बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन वाले तत्व के साथ 4 हाइड्रोजन प्रतिक्रिया करेंगे, इस पर XH4 का निर्माण करेगा। नेक्स्ट देखते हैं, बेंजीन में सिग्मा और पाई बंध की संख्या होती है, ऑप्शन ए 3,3, ऑप्शन बी 3,6, ऑप्शन सी 12,3, या ऑप्शन डी 12,6। तो पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड कैसे निकालते हैं, देखते हैं। पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड आपको निकालने आते होंगे, तो दोस्तों देखते हैं पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड कैसे निकालते हैं। पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड निकालने के लिए आपको कुछ चीज़ों का याद रखना पड़ेगा, 2-4 छोटी चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी पड़ेंगी। जैसे सिंगल बॉन्ड कौन सा होता है, सिंगल बॉन्ड हो अगर किसी इक्वेशन में सिंगल बॉन्ड जो होगा तो वहाँ पे ओनली सिग्मा बॉन्ड होगा। अगर डबल बॉन्ड होगा तो डबल बॉन्ड में क्या क्या होगा, डबल बॉन्ड में एक होगा सिग्मा और एक होगा आपका पाई बॉन्ड, एक सिग्मा एक पाई बॉन्ड डबल बॉन्ड में। और ट्रिपल बॉन्ड होगा तो ट्रिपल बॉन्ड में क्या होगा दोस्तों, ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा हो जाएगा और 2 हो जाएंगे पाई बॉन्ड। ये आपको याद रखना है, इसे आप नोट कर लेना अपनी नोटबुक में कि अगर सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड में एक सिग्मा होगा, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई बॉन्ड होगा, ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड होंगे। तो दोस्तों अब आगे की चीज़ देखते हैं, अब हम कैलकुलेट कर लेंगे। जैसे हमसे पूछे CH4 का पूछ ले, जैसे हमसे पूछे CH4 में सिग्मा और पाई बॉन्ड कितने होंगे। CH4 का हमें पता है, फिगर कैसे बनाते हैं, एक कार्बन होगा जिससे 4 हाइड्रोजन लगे हैं, एक कार्बन से 4 हाइड्रोजन होते हैं CH4 में, यानी कि एक कार्बन है, इससे चारों तरफ 4 हाइड्रोजन लगे होंगे, यहाँ एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ और एक हाइड्रोजन यहाँ। तो इसमें सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए, 1 2 सिग्मा बॉन्ड 3 और 4, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है तो 4 सिग्मा बॉन्ड हो गए CH4 में। ऐसे ही हम अब किसका देखेंगे, हमें अब ऐसे ही देखना है बेंजीन C6H6 जो हमसे पूछा हुआ है, C6H6 बेंजीन का पूछा हुआ है हमसे, जिसे हम क्या कहते हैं बेंजीन कहते हैं। तो बेंजीन का जो फिगर होता है वो षष्ठफलकीय होता है। कैसे, बेंजीन कुछ इस तरीके से बनता है, देखो बेंजीन बनता है फिगर कुछ इस तरीके से, कार्बन की इसमें स्पेशल संरचना बनती है, बेंजीन में जो संरचना बनती है वो स्पेशल बनती है, एक कार्बन यहाँ होता है, एक कार्बन यहाँ होता है, एक यहाँ, ऐसे ही एक यहाँ और एक यहाँ होता है कार्बन, ये इस तरीके से जुड़े होते हैं आपस में, इस तरीके से जुड़े होते हैं। और इनमें अल्टरनेट बॉन्ड होता है, यानी कि यहाँ सिंगल है तो यहाँ डबल बॉन्ड होगा, यहाँ सिंगल तो यहाँ डबल, यहाँ सिंगल तो यहाँ डबल, अल्टरनेट बॉन्ड होता है। हर कार्बन से एक एक हाइड्रोजन लगा रहता है। आपको ये फिगर बनाना आना चाहिए, बस आप निकाल लोगे ईजिली। सिग्मा पाई बॉन्ड निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, आप इजीली निकाल लोगे, बस आपको फिगर बनाना चाहिए। तो हम काउंट कर लेते हैं, सिंगल बॉन्ड कितने हैं, 1 सिंगल बॉन्ड, 2 सिंगल बॉन्ड, 3 सिंगल बॉन्ड, 4 सिंगल बॉन्ड, 5 6 7 8, और डबल में भी एक एक है, 9 10 11, सॉरी गलती होगी कहीं हमने छोड़ दिया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 12 हो गए सिंगल बॉन्ड, 12 सिग्मा बॉन्ड हो गए। और पाई बॉन्ड कितने हो गए, जो डबल बॉन्ड होते हैं पाई बॉन्ड इसमें एक सिंगल बॉन्ड था, सिग्मा बॉन्ड निकाल लिया, इसमें एक पाई बॉन्ड बचा, एक पाई बॉन्ड इसमें बचा और एक पाई बॉन्ड इसमें बचा, तो पाई बॉन्ड कितने हो गए, 3 पाई बॉन्ड होते हैं। तो बेंजीन में
12 सिग्मा बॉन्ड और 3 पाई बॉन्ड होते हैं। तो दोस्तों याद रखना, कभी नहीं भूलोगे निकालना आप इसे। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। 12 सिग्मा और 12 सिग्मा और 3 पाई बॉन्ड होते हैं, तो ऑप्शन सी में है वो। 12 सिग्मा और 3 पाई बॉन्ड होते हैं, अभी हमने निकाला है। आगे देखते हैं। भारी पानी वह पानी होता है, ऑप्शन ए जिसका तापमान 4 डिग्री सेल्सियस पर स्थिर रखा जाता है। ऑप्शन बी जिसमें कैल्शियम और पोटेशियम के अविलेय लवण होते हैं। ऑप्शन सी जिसमें हाइड्रोजन का स्थान आइसोटॉप ले लेता है। या ऑप्शन डी जिसमें ऑक्सीजन का स्थान उसका आइसोटॉप ले लेता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जिसमें हाइड्रोजन का स्थान आइसोटॉप ले लेता है वह भारी पानी वो कहलाता है। भारी पानी कौन सा होता है? D2O। नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी परमाणु नाभिक का आइसोटोप वह नाभिक है जिसमें ऑप्शन ए न्यूट्रॉनों की संख्या वही होती है परंतु प्रोटॉनों की संख्या भिन्न होती है। या ऑप्शन बी क्या कह रहा है? प्रोटॉनों की संख्या वही होती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है। ऑप्शन सी प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों दोनों की संख्या वही होती है परंतु इलेक्ट्रॉन की संख्या भिन्न होती है। ऑप्शन डी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों की संख्या भिन्न होती है। तो आइसोटॉप जो होता है, आइसोटॉप कौन सा होता है? जैसे C6 12 और C7 गलत हो गया, जिसमें नीचे जो प्रोटॉनों की संख्या होती है या एटॉमिक नंबर होता है वो सेम रहता है लेकिन एटॉमिक मास अलग होता है, उसे कहते हैं आइसोटॉप। आइसोबार जो होता है, आइसोबार में एटॉमिक मास सेम होता है लेकिन एटॉमिक नंबर अलग अलग होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रोटॉनों की संख्या वही होती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है। प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और परमाणु क्रमांक सेम रहता है, उसे कहते हैं आइसोटॉप। आइसोबार आप सभी ने देख लिया, बता दिया मैंने। आइसोबार वो होता है जिसमें एटॉमिक नंबर सेम होता है, एटॉमिक मास सेम होता है, एटॉमिक नंबर अलग होता है। नेक्स्ट, दूध उदाहरण है एक। ऑप्शन ए विलियन का, ऑप्शन डी कॉलैड विलियन का, ऑप्शन सी इमल्सन का, या ऑप्शन डी वाई विलियन का। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी और सी, कॉलैड विलियन और इमल्सन का उदाहरण होता है। कॉलैड के कई रूप या प्रकार हैं, जैसे एरोसोल गैस माध्यम में द्रव का मिश्रण, इमल्सन द्रव माध्यम में द्रव का मिश्रण, जेल ठोस माध्यम में द्रव का मिश्रण। याद, दूध फेस क्रीम इमल्सन का उदाहरण है। इस प्रकार दूध इमल्सन है जो एक तरह का कॉलैड विलियन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एल्कोहलिक खमीर यानी फर्मेंटेशन का आखिरी उत्पाद क्या होता है? ऑप्शन ए पायरुविक एसिड, ऑप्शन बी एसिटाल्डिहाइड, ऑप्शन सी इथाइल अल्कोहल, या ऑप्शन डी फॉर्मिक एसिड। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इथाइल अल्कोहल। जटिल कार्बनिक पदार्थों एंजाइमों की उपस्थिति में धीमी गति से सरल पदार्थों में परिवर्तन फर्मेंटेशन कहलाता है। अंगूर एवं अन्य फलों के रसों को यीस्ट खमीर जिसमें उपयुक्त एंजाइम होता है की उपस्थिति में किण्वन द्वारा अल्कोहलिक पेय पदार्थों के निर्माण के लिए उपयोग में लाया जाता है। इस प्रक्रम में मोलेसेस, सीरा अथवा गन्नों एवं फलों से शर्करा प्राप्त अथवा भिन्न प्रकार के अन्नों से प्राप्त स्टार्च एंजाइम इन्वर्टेज की उपस्थिति में सर्वप्रथम ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज में परिवर्तित होते हैं। इन दोनों के सूत्र से C6H12O6 ग्लूकोज, शर्करा का सूत्र क्या होता है? C12H22O11 H2O इन्वर्टेज की मदद में ये ग्लूकोज बन जाता है और ये फ्रक्टोज बन जाता है C6H12O6। फिर ग्लूकोज फ्रक्टोज दोनों ही एक अन्य एंजाइम जाइमेज की उपस्थिति में इथाइल अल्कोहल, एथेनॉल एवं कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाते हैं। कैसे? इथाइल अल्कोहल कौन सा बनता है? फिर C2H5OH, ये होता है हमारा इथाइल अल्कोहल। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में किस एंजाइम द्वारा बदला जाता है? तो ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में किसके द्वारा बदलते हैं? अभी देखा हमने, ऑप्शन सी जाइमेज। लास्ट जो प्रक्रिया होती है उसमें जाइमेज से बदलते हैं। शर्करा के किण्वन से क्या बनता है? अभी देखा हमने, इथाइल अल्कोहल। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, ग्लूकोज का सूत्र C6H12O6, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। अभी देख चुके हैं हम ये चीज़। यूरिया में उपस्थित तत्व होते हैं, यूरिया में क्या क्या होता है? ऑप्शन ए कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, ऑप्शन बी कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन, ऑप्शन सी कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन, या ऑप्शन डी कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन। फॉर्मूला क्या होता है इसका? इसका फॉर्मूला होता है NH2CONH2, यूरिया का फॉर्मूला होता है। इसे कार्बामाइड भी कहते हैं। नेक्स्ट, डिटर्जेंट क्या है? ऑप्शन ए एक साबुन है,
ऑप्शन बी एक औषधि है, ऑप्शन सी एक उत्प्रेरक है, या ऑप्शन डी एक शोधन अभिकर्ता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, शोधन अभिकर्ता है डिटर्जेंट। सफाई कार्य के लिए प्रयुक्त होने वाले पदार्थ साबुन एवं अपमार्जक कहलाते हैं। वास्तव में हम जिस साबुन का उपयोग बरसों से कर रहे हैं वो अपमार्जक श्रेणी में ही आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा पदार्थ साबुन बनाने में प्रयुक्त होता है? ऑप्शन ए वनस्पति तेल, ऑप्शन बी मोबिल तेल, ऑप्शन सी केरोसिन तेल, या ऑप्शन डी कटिंग तेल। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए वनस्पति तेल साबुन बनाने में उपयुक्त होता है। नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसका। जब किसी तेल अथवा वसा को सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन के साथ विवेचित करते हैं तो तेल अथवा वसा संगत एसिड सोडियम लवण एवं ग्लिसरॉल में परिवर्तित हो जाते हैं। इस अभिक्रिया को साबुनीकरण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीतल में कौन कौन सी धातुएं हैं? ऑप्शन ए तांबा और निकेल, ऑप्शन बी निकेल और जस्ता, ऑप्शन सी मैग्नीशियम और जस्ता, या ऑप्शन डी तांबा और जस्ता। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, तांबा और जस्ता होता है पीतल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म क्या है? ऑप्शन ए बेसिक और एसिडिक होते हैं, ऑप्शन बी बेसिक होते हैं, ऑप्शन सी एसिडिक, या ऑप्शन डी उदासीन होते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, तीसरा समूह बेसिक और चौथा एसिडिक एम्फोटेरिक होते हैं। बेसिक एसिडिक मतलब एम्फोटेरिक होते हैं तीसरे और चौथे समूह में, जहाँ जिंक आता है और एल्युमिनियम ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है? ऑप्शन ए अल्फा करंट, ऑप्शन बी बीटा करंट, ऑप्शन सी गामा, या ऑप्शन डी उपरोक्त। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। रेडियोधर्मी पदार्थ जो उत्सर्जित करते हैं अल्फा बीटा गामा तीनों उत्सर्जित करते हैं। अल्फा आप जानते ही हो, अल्फा पॉजिटिव, बीटा नेगेटिव, गामा न्यूट्रल किरण होती है। नेक्स्ट, हवा में जिस गैस की मात्रा सबसे अधिक है वो है? ऑप्शन डी नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21% दूसरे स्थान पर। नेक्स्ट, वायु एक है? ऑप्शन ए यौगिक, ऑप्शन बी तत्व, ऑप्शन सी मिश्रण, या ऑप्शन डी विद्युत अपघट्य। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी मिश्रण है वायु एक। किस किस का मिश्रण है वायु? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन कितना 78%, ऑक्सीजन 21, आर्गन 0.93% और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% होता है। नेक्स्ट, मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रसायन है? ऑप्शन ए एलिथ्रिन, ऑप्शन बी एट्रोपिन, ऑप्शन सी है 2-आइसोप्रोक्सीफिनाइल, या ऑप्शन सी बेंजी हेक्साफ्लोरोफिन। नेक्स्ट, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एलिथ्रिन। एलिथ्रिन मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रसायन होता है एलिथ्रिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल की स्थायी कठोरता का कारण क्या है? ऑप्शन ए कैल्शियम कार्बोनेट, ऑप्शन बी कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट, या ऑप्शन सी क्या कहता है सोडियम तथा पोटेशियम के क्लोराइड और सल्फेट। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, स्थायी कठोरता का कारण जल की का कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट होते हैं। नेक्स्ट, हास्य गैस क्या है? हास्य गैस क्या है? ऑप्शन ए नाइट्रिक ऑक्साइड, ऑप्शन बी नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड, या ऑप्शन सी नाइट्रोजन परऑक्साइड, या ऑप्शन डी नाइट्रस ऑक्साइड। तो हास्य गैस होती है नाइट्रस ऑक्साइड। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर, नाइट्रस ऑक्साइड यानी कि N2O। डॉक्टर इसका प्रयोग एनेस्थीसिया के रूप में भी प्रयुक्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे हंसाने वाली गैस कहा जाता है? अभी देखा हमने N2O नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, सही मिलान करना है सूची का। त्वचा कैंसर, ध्वनि प्रदूषण, वैश्विक तापमान, ओजोन क्षेत्र। तो ध्वनि प्रदूषण को किसमें मापते हैं हम? डेसिबल में। त्वचा कैंसर किससे होता है हमारा? परावैंगनिक किरणों से। ओजोन क्षेत्र क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण है। वैश्विक तापमान जो है कार्बन डाइऑक्साइड के कारण है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पहले का दूसरा, दूसरे का तीसरा, तीसरे का चौथा और चौथे का पहला। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। देख लो यहाँ भी दे रखा है, त्वचा कैंसर परावैंगनिक किरणों से, ध्वनि प्रदूषण डेसिबल में मापते हैं, वैश्विक तापमान कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन क्षेत्र क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिसे CFC कहते हैं। तो दोस्तों केमिस्ट्री का हमारा यहाँ ख़त्म हो चुका है। केमिस्ट्री हमने कंप्लीट कर ली है। BPSC के लिए जो प्रीवियस ईयर पूछे गए थे केमिस्ट्री के वो सभी क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे बायोलॉजी के जो BPSC प्री में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं 1992 से 2022 तक के, वो सभी क्वेश्चन हम
नेक्स्ट वीडियो में एक वीडियो में बायोलॉजी ख़त्म कर देंगे। तो दोस्तों थैंक यू।